गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग अपील्स एंड रिविजन्स वाला चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 28 है ना। उसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर आर वेरियस अथॉरिटीज़ अवेलेबल जिसको असेसी अगर चाहे तो अपील कर सकता है। तो उसमें से ये डिफाइंड होता है कि फर्स्ट अपील किसके पास जाएगी, सेकंड अपील के लिए कौन सी अथॉरिटी के पास जाना है, थर्ड अपील किसके पास जाएगी और फोर्थ अपील किसके पास जाएगी। कल वाले लेक्चर में हमने फ़र्स्ट अपील के बारे में देखा था कि अगर असेसी ने फ़र्स्ट अपील करनी है, सबसे पहले अगर उसने अपील करनी है तो वो किसके पास करेगा। तो हमने देखा था दैट फर्स्ट अपील इज़ मेड टू द कमिश्नर ऑफ अपील्स। हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट अपील है अगर असेसी करना चाहता है तो वो कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास जाती है। क्या क्या कंडीशंस रहेंगी अपील करने के लिए और कौन कौन से अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ असेसी जो है वो कमिश्नर के पास अपील कर सकता है और प्रोसीजर क्या रहेगा, वो हमने सारा कुछ देखा था कल वाले लेक्चर में। आज हम करेंगे सिर्फ उसके अगले वाला एक ही टॉपिक, अपील टू एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, सेकंड अपील जो की जाएगी वो किसके पास की जाएगी, आज हमने सिर्फ वो डिस्कस करना है। एंड द सेकंड अपील इज़ मेड टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, सेकंड अपील किसके पास की जाती है, एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, अंडर सेक्शन 252। ठीक है, अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो प्लीज़ एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दैट द सेकंड अपील इज़ मेड टू एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, अब एपिलेट ट्राइब्यूनल जो होता है उसमें जैसे आपने देखा था कि जो कमिश्नर होता है अपील्स का, उसमें तो एक ही पर्सन होता है जो उसको हेड कर रहा होता है उस चेयर को, है ना, वो होता है कमिश्नर। अब यहाँ पे जो एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है ना, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिसको हेड करता है, क्या कौन करता है इसको हेड, एक प्रेसिडेंट हेड करता है इसको। और जो एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है उसमें दो तरीके के मेंबर्स होते हैं। जो एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है उसमें दो तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं यहाँ पे देखिए जुडिशियल मेंबर्स और एक होते हैं अकाउंटिंग मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर्स में आ जाएंगे जो जुडिशरी के लोग होते हैं जिनको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, अब क्लियर आ रही है। अच्छा एक काम, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अब आ रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे जैसे मैं सर्कल कर रही हूँ जुडिशियल मेंबर्स एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। जो एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है ना, उसमें दो तरीके के मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं उसमें जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटिंग मेंबर्स, इनका अकाउंटेंट मेंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है। जुडिशियल मेंबर्स में वो वाले मेंबर्स आएंगे जिनको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जुडिशियल ऑफिस में। ठीक है, या इंडियन लीगल सर्विसेज ग्रेड 2 के अंडर उनकी अपॉइंटमेंट हो रखी है। ठीक है, और अकाउंटेंट मेंबर में वो वाले आएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, जिनको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपीरियंस है ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। मतलब अगर जुडिशियल मेंबर्स वो ले रहे हैं तो भी, और अगर अकाउंटेंट मेंबर तो भी, तो उन दोनों तरीके के मेंबर्स को अपनी अपनी फील्ड्स में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उनको ये अपॉइंट कर सकते हैं एपिलेट ट्राइब्यूनल में एज जुडिशियल मेंबर्स एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एपिलेट ट्राइब्यूनल में कितने मेंबर्स होने चाहिए। जितनों की ज़रूरत होती है एपिलेट ट्राइब्यूनल को फॉर्म करने के लिए, या ये ट्राइब्यूनल एक बेंच होता है, इस बेंच को फॉर्म करने के लिए जितने भी लोगों की ज़रूरत होती है उतने मेंबर्स एज दे थिंक फिट, उतने मेंबर्स को वो एज अ एपिलेट ट्राइब्यूनल के मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं। और इन मेंबर्स को हेड करता है प्रेसिडेंट। इनका एक प्रेसिडेंट होता है
जिसको हाई कोर्ट के जज के रूप में एटलीस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वो वाला पर्सन जो होता है वो उसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है एपेलेट ट्राइब्यूनल का। ठीक है, उसके बाद बात आती है अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक बता दूँ, क्लैरिटी ऑन स्टे बाय इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल असेसमेंट ईयर 2021। इसमें कुछ भी नहीं है, ये जब पॉइंट पढ़ोगे ना आपको ये पता चलेगा कि कितने टाइम का स्टे जो होता है इनको मिल सकता है। स्टे का मतलब होता है कि जो भी केस चल रहा है ना, उस केस में जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, तो आपको पता होता है कि जैसे एक पार्टी है, उसकी असेसमेंट हुई है और उसके इनकम टैक्स की अपील उसने ये अपील करी है कि मेरा टैक्स जो है वो असेसिंग ऑफिसर ने ज़्यादा बना दिया, या जो मेरे से पेनल्टी वगैरह मुझ पे लगाई गई है वो ज़्यादा है, या मेरे रिफ़ंड में कमी कर दी है, XYZ रीजंस जो हैं, कोई भी रीज़न लेके जो उसने पार्टी ने केस फाइल किया है ना कोर्ट में, तो उस कोर्ट में या एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जो उसने अपना जो केस जो है वो फाइल किया है, तो उसके लिए मैक्सिमम उसको 365 डेज़ का स्टे मिल सकता है। लेकिन वो जो स्टे है वो भी उसको मिलेगा अगर जितनी भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, उस लाइबिलिटी का 20% जो है उसने पे कर दिया, एटलीस्ट 20% जो है उसने पे कर दिया, तभी उसको स्टे मिलेगा, अदरवाइज उसको स्टे नहीं मिलेगा। वो मतलब सेम ही बात हो जाती है, जैसे अपन ने पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा था ना कि उसका टैक्स चुकाया होना ज़रूरी है। वो कंडीशंस आती हैं कि एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हमने देखी थी ना कि कब वो एलिजिबल हो जाएगा असेसी कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या वो कमिश्नर के पास अपनी अपील दायर कर सकता है। वैसे यहाँ पे एपेलेट ट्राइब्यूनल के आगे सामने अगर उसने अपनी अपील दायर करनी है, तो उसने जितनी भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है एटलीस्ट उसका 20% जो है उसने पे कर दिया होना चाहिए, तब उसको स्टे मिल जाएगा। स्टे किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? जो भी असेसिंग ऑफिसर या जो भी कमिश्नर ने उसके लिए ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट उसको स्टे मिल जाएगा। लेकिन स्टे कितना मिलेगा? मैक्सिमम 365 डेज़ का स्टे। तो आप सब लोग जानते हो ना, स्टे ऐसा डिसीजन होता है जो पास किया जाता है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसमें जो पुरानी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया होता है वो नलिफाई हो जाता है। अगर पुरानी अथॉरिटी ने उसका टैक्स बनाया होता है या उसका रिफंड का अमाउंट कम किया होता है या उस पर ज़्यादा फ़ाइन या पेनल्टीज़ लगा दिए होते हैं, तो वो जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है वो नलिफाई हो जाएगा। नलिफाई का मतलब होता है कि एक बार स्टे पे लग जाएगा, वो ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होएगा जब तक अगली अथॉरिटी अपना डिसीजन नहीं सुना देती। तो जो एपेलेट ट्राइब्यूनल, हाँ जी बेटा, ये जो रिफंड है ये बढ़ाया हो तो भी इसमें अपील कर सकते हैं? अगर आपका रिफंड बढ़ाया तो आप क्यों अपील करोगे? वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका रिफंड बढ़ गया होगा तो ऑब्वियसली एसएससी क्यों, उसको जो मिलने वाले पैसे हैं अगर वो बढ़ गए होंगे तो वो शिकायत क्यों करेगा? कर सकता है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। मैंने आपको रिफंड वर्ड आ गया ना, रिडक्शन, इंक्रीज, कुछ भी कर दिया, मतलब वो कर सकता है शिकायत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चले। यस मैम। ठीक, उसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 255। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ट्राइब्यूनल में आपको पता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो सब मेंबर्स का ना बेंच बना होता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल के पास जो शिकायतें आती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब अगर सारे ट्राइब्यूनल के पर्सन्स, जितने भी लोग उसमें अपॉइंटेड हैं, अगर वो एक ही केस पे लग जाएं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और फिर उनके नंबर ऑफ़ केसेस का जो पाइल है वो और लंबा होता जाएगा, लिस्ट और लंबी होती जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग बेंचेस बनाते हैं। ठीक है, दो दो पर्सन्स का एक बेंच होता है, मतलब उसमें एक अकाउंटेंट मेंबर होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है। उन दोनों मेंबर्स का एक एक बेंच बनाया जाता है और वेरियस बेंचेस क्रिएट किए जाते हैं अंडर एपेलेट ट्राइब्यूनल। और वो जो डिफरेंट बेंचेस होते हैं वो डिफरेंट केसेस देखते हैं। ठीक है, मतलब बेंच जैसे आप देखते हो ना कि जैसे हमारा हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसमें ना एक ही क्वालिफिकेशन के बहुत सारे जजेस एक साथ काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट बेंचेस को चेयर कर रहे होते हैं। जैसे दो लोगों का एक बेंच बना दिया और वो एक तरीके के केसेस देखेंगे, दो लोगों का एक बेंच बना दिया और वो जैसे सिंगल बेंच होता है तो उसमें एक ही पर्सन होता है, डबल बेंच होता है तो उसमें दो पर्सन्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ट्राइब्यूनल में भी एक अकाउंटेंट और एक जुडिशियल मेंबर लेके बहुत सारे बेंचेस क्रिएट कर दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर
जो असेसी ने अमाउंट बनाया है किसी भी पर्सन की टोटल इनकम का कंप्यूट किया है, मतलब उसने किसी भी असेसी की टोटल इनकम और उस असेसी की टोटल इनकम 50 लाख से कम है, तो ऐसे असेसी की सुनवाई के लिए सिर्फ एक ही मेंबर का बेंच होता है, उसमें डबल बेंच नहीं होता, मतलब उसमें दो लोग नहीं बैठते, सिर्फ एक ही लोग बैठते हैं उस बेंच में, चाहे वो अकाउंटिंग हो चाहे वो जुडिशल हो, एक ही पर्सन उसका जो केस है वो सुनता है। ठीक है, जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं बेंच में। ठीक है, और अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं या कोई स्पेशल केस होता है तो उसमें 2 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा बेंचेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक बेंच पे बैठे हुए दो मेंबर्स और एक और बेंच भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब तो टोटल 4 मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पेज, जैसे आप यहाँ पे फ्लिप करोगे पेज तो आपको पता चलेगा। अब जैसे पेज आप फ्लिप करोगे तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट करवा रही हूँ इसमें, दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ एपिलेट ट्राइब्यूनल। एपिलेट ट्राइब्यूनल की पावर्स क्या होती हैं? अब आपको पता है कि जो एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है उसके पास जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के रूप में ही केस आते हैं, मतलब लोग अपना केस लेके जो कमिश्नर से डिससेटिस्फाइड होते हैं वो एपिलेट के पास, वो ट्राइब्यूनल के पास अपना केस लेके जाते हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने सेक्शन 131 में एक एपिलेट ट्राइब्यूनल को जो भी पावर्स दे रखी हैं, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को हैंडल करने की, वो सारी पावर्स एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास होती हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कमिश्नर के डिसीजन से जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं वो एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास शिकायत करते हैं। एपिलेट ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो फाइनल माना जाता है, जो भी उसने केस की रूलिंग दे दी या जो भी उसने जजमेंट सुना दी उसकी जजमेंट फाइनल मानी जाती है, जब तक कि उस केस में या वो जो भी केस असेसी लेके आया है उसमें जो मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व ना हो। अगर एपिलेट ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन है वो किसी भी लॉ को बाईपास कर रहा है तो उस केस में जो असेसी है वो हायर अथॉरिटी माने कि हाई कोर्ट के पास जा सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है उसमें, मतलब कि एपिलेट ट्राइब्यूनल ने कोई भी लॉ को बाईपास या सरपास नहीं किया, तो उस केस में एपिलेट ट्राइब्यूनल ने जो भी मैटर में डिसीजन सुना दिया उसी डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? बता दो बेटा एक बार, कोई बच्चा एक माइक ऑन करके। नो मैम। समझ नहीं आई? देखो यहाँ पे ना, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट लॉज बने होते हैं या डिफरेंट एक्ट्स बने होते हैं। वो जो एक्ट बनाए जाते हैं या लॉ बनाए जाते हैं ना, वो एक बेंचमार्क्स होते हैं कि आप उन्हीं को देख के, वो लॉ में जो जो रूल्स लिख दिए आप उन रूल्स को नहीं तोड़ सकते, आपको उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो अगर जो भी ट्राइब्यूनल है उसने अपना जो भी केस का फ़ैसला सुनाया है, अगर उसने वो लॉ को ध्यान में रखते हुए, मतलब उससे ऊपर जाके जो जो लॉ में बातें लिखी हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर उसने अपना फ़ैसला सुनाया है तो उसका फ़ैसला ही आखिर माना जाएगा। इसके बाद असेसी किसी भी अथॉरिटी के पास अपील नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा है कि उसने उस लॉ को तोड़ दिया एपिलेट ट्राइब्यूनल ने, या उस लॉ को ध्यान में नहीं रखा जब उसने अपना फ़ैसला सुनाया, उस लॉ को बाईपास कर दिया, मतलब पीछे छोड़ के उससे ऊपर जाके उसने अपना कोई फ़ैसला सुना दिया, तब असेसी के पास राइट हो जाता है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हमने देखा ना कि इसके बाद वाली अथॉरिटी हाई कोर्ट आती है, तब असेसी सिर्फ उस केस में हाई कोर्ट के पास जा सकता है अगर मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। अगर मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तब एपिलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। अब आई समझ में बात कि नहीं आई अभी भी? ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं कि कौन कौन से अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। अपीलेबल ऑर्डर का मतलब होता है कि किन किन मैटर्स को लेके असेसी जो है वो एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास अपनी शिकायत कर सकता है अगर वो कमिश्नर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अथॉरिटीज़ होती हैं। देखो 4 तरीके के शिकायतें की जा सकती हैं, यहाँ पे आपको बताया है ये 4 तरीके के अगर मैटर्स इन्वॉल्व हैं या 4 तरीके का कोई भी इशू है तो इन इशू से रिगार्डिंग हमारे जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है उसके पास शिकायत की जा सकती है। सबसे पहली बात आती है कि अगर कमिश्नर ने कोई भी, कमिश्नर ऑफ अपील्स जो हमारी फर्स्ट अथॉरिटी थी ना, या जो हमारी फर्स्ट अपील जिसके पास हम कर सकते हैं, अगर ऐसी अथॉरिटी है,
सॉरी, अगर इन ये जो बातें लिखी गई हैं 3 बातें, इन बातों से रिगार्डिंग अगर कोई भी शिकायत है एसएससी को, तो वो कमिश्नर ऑफ अपील ने इनके रिगार्डिंग कोई भी अपनी शिकायत सुनाई है, मतलब सॉरी डिसीजन सुनाया है, तो इनके रिगार्डिंग, इन 3 बातों के रिगार्डिंग जो है एसएससी अपनी शिकायत एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास ले जा सकता है। सबसे पहली बात आती है ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 250 के अंडर कौन सा ऑर्डर पास करते हैं। आप जैसे पेज पलट के देखोगे ना, पेज नंबर 684, वहाँ पे प्रोसीजर ऑफ अपील्स दिया हुआ है कि किस प्रोसीजर में जो कमिश्नर है वो अपील सुनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब उसके पास अपील आ जाती है, उसके पास शिकायत आ जाती है शिकायतकर्ता की, तो उसको दोनों पार्टीज़ को बुलाना पड़ता है। दोनों पार्टीज़ आती हैं, अपना अपना जो उनका स्टैंड होता है वो उसके सामने रखती हैं कि मैंने क्यों ये वाला केस फाइल किया या मेरी क्या क्या शिकायत थी। वो दोनों को सुनवाई का मौका देता है। जो उसको ठीक लगता है वो डिसीजन सुना देता है। अगर उसको नहीं ठीक लगता तो वो उसको मतलब लगता है कि मुझे अभी 1-2 और सुनवाइयाँ करने की ज़रूरत है, उसके पास टाइम की कमी होती है या उसको एक हियरिंग में समझ नहीं आता, तो वो अगली सुनवाई तक भी मीटिंग को पोस्टपोन या एडजर्न कर सकता है ना। ये मैंने आपको बताया था ना कि एक तरीका होता है अपील को सुनने का, एक प्रोसीजर होता है। अगर उस प्रोसीजर में एसएससी को कोई भी गड़बड़ लगती है, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ कमिश्नर के प्रोसीजर के खिलाफ एपेलेट ट्राइब्यूनल में शिकायत कर सकता है। और उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154। ये हमने देखा था टाइप्स ऑफ असेसमेंट चैप्टर जब हमने किया था ना, या असेसमेंट प्रोसीजर वाला हमने चैप्टर किया था, तो उसमें रेक्टिफिकेशन वाला हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई अथॉरिटी है, उसने कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई कौन कर सकता है। रेक्टिफाई मतलब होता है कि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, उसको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए अगर एसएससी ने कोई भी अपील दायर की है, उनको बोला है कि ये आपने गलत डिसीजन दिया है, आप प्लीज़ इसको रेक्टिफाई करो, तो हमने पढ़ा था कि उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कौन कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया होता है, सिर्फ वही अथॉरिटी उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकती है। ना तो उनसे ऊपर की अथॉरिटी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने की पावर रखती है, ना ही उस जैसे असेसिंग ऑफिसर ने पास किया ऑर्डर, तो ना ही तो असेसी के ऊपर की पोस्ट के लोग उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ना ही उसके नीचे के जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही अथॉरिटी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकती है जिसने ऑर्डर पास किया होता है। तो यहाँ पे अगर रेक्टिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी ऑर्डर पास किया है और एसएससी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास उसकी शिकायत कर सकता है। उसके बाद पेनल्टी से रिलेटेड 4-5 पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ इनको रीड कर लेना। बहुत सिंपल सी बातें हैं, हम इनको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने अपना कोई भी ऑर्डर पास किया है और एसएससी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास उसकी शिकायत कर सकता है। अच्छा, एक बात बतानी मैं आपको और भूल गई थी कि मान लो जिस भी अथॉरिटी के डिसीजन से एसएससी सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उस अथॉरिटी का डिसीजन या उस अथॉरिटी का ऑर्डर आने के 60 दिनों के अंदर अंदर वो एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास उसकी शिकायत कर सकता है। 60 डेज़ का टाइम होता है। जैसे कमिश्नर के केस में हमने देखा था कि 30 डेज़ का टाइम होता है, एपेलेट ट्राइब्यूनल के केस में 60 डेज़ का टाइम होता है। और ये 60 डेज़ का टाइम बढ़ाया भी जा सकता है एपेलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा, अगर उसको लगता है कि जो भी रीजंस एसएससी ने दिए हैं जिसकी वजह से वो अपील विद इन टाइम नहीं कर पाया, वो रीजंस जस्टिफाइबल हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट कर सकता है और उसका टाइम पीरियड 60 डेज से इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर। अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने कोई भी ऑर्डर पास किया है, उसके रिगार्डिंग एसएससी जो है शिकायत कर सकता है टू एपेलेट ट्राइब्यूनल। पर ये मैटर्स ये सर्टन होने चाहिए जो यहाँ पे लिस्ट में दिए हैं, फ्रॉम 1 to 7। आप प्लीज़ इनको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर का अगर कोई भी ऑर्डर है तो उसके खिलाफ वो एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास केस अपनी याचिका दायर कर सकता है। अब यहाँ पे ये होता है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि एसएससी शिकायत कर सकता है, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि अगर डिपार्टमेंट में से किसी पर्सन को एसएससी के खिलाफ कोई शिकायत करनी होती है या आपस में एक दूसरे की कोई शिकायत करनी होती है, जैसे एक अथॉरिटी ने दूसरी अथॉरिटी की शिकायत करनी है, तो वो किसके पास जाए। ये यहाँ पे बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में भी एक दूसरे के खिलाफ, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें कमिश्नर है, उसमें असेसिंग ऑफिसर है और उसमें और बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं। अगर एक ऑफिशियल दूसरे ऑफिशियल के काम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किसके पास शिकायत करेगा। वो बोलते हैं कि वो भी एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो कॉस्ट है उसका इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर
जो टैक्स बनता है, अगर टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है जो है, अगर वो 50 लाख से कम है तो एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी शिकायत। अगर जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है, इफ़ इट इज़ लेस देन 1 करोड़ बट मोर देन 50 लैक्स, तो ये हाई कोर्ट के पास जाएगा शिकायत इसकी। और अगर जो बनाया हुआ टैक्स है, इफ़ इट इज़ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, देन द अपील विल गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया यहाँ बात? यहाँ पे देखो, ये लास्ट बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाली, ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर रखी है, दैट व्हाट आर द पेनी स्टॉक्स। मैं पूरी आपको एक बार लाइन रीड आउट कर देती हूँ। द अफोरसेड लिमिट्स ऑफ फॉर अपील्स शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ assessee claiming bogus LTCG short term capital gain through penny stocks. Appeals in such cases shall be filed on merits. ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे लिमिट बनाई गई है ना 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, इसमें ना अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम पेनी स्टॉक्स, वो इंक्लूड नहीं होगा। व्हाट आर पेनी स्टॉक्स? पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स मीन्स शेयर्स। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, वो छोटी छोटी पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, एक तो बड़ी पब्लिक कंपनीज होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा कंपनी लिमिटेड है या फिर रिलायंस कंपनी लिमिटेड है, ये बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी है। और सारी कंपनीज इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी हो सकती है। तो ऐसी कंपनीज जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी हैं, लेकिन पब्लिक कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के शेयर्स में अगर ट्रेडिंग करी है SEC ने, ठीक है, ऐसी कंपनीज जो होती है ना, उनके शेयर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। इसको डिफ़ाइन किया गया डॉलर्स के रूप में। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई भी स्मॉल पब्लिक कंपनी जिसके पर शेयर की वैल्यू $5 से कम है, उन कंपनीज़ को, उन स्मॉल कंपनीज़ को बोला जाएगा स्मॉल पब्लिक कंपनीज़, और ऐसी कंपनी के शेयर्स को बोला जाएगा पेनी स्टॉक्स, जिनकी वैल्यू पर शेयर $5 से कम होती है। तो अगर एसएससी ने कोई ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उसमें ट्रेडिंग करी है, और ट्रेडिंग करके उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में ऐसा कैपिटल गेन जो है वो नहीं कंप्यूट किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग दीज लिमिट्स ऑफ 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़। ठीक है, उसके बाद है हमारा, एक बार मैं ये लेक्चर ख़त्म कर लूँ, उसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो पेज नंबर 687 में टॉप पे, कि असेसिंग ऑफिसर जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा असेसी की, तो अगर उसकी टोटल इनकम इतनी है तो कितनी फ़ीस लगेगी। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट केस में कि वे द टोटल इनकम कंप्यूटेड बाय असेसिंग ऑफिसर इज़ अप टू 1 लाख, तो 500 रुपीज़ फ़ीस लगेगी अगर कोई भी असेसी ट्राइब्यूनल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है। तो अगर टोटल इनकम उसके द्वारा कंप्यूट की गई है फिर इज़ मोर देन 1 लाख बट लेस देन 2 लाख, तो 1500 लगेगी। और अगर मोर देन 2 लाख है तो जितनी भी टोटल इनकम है उसका 1% जो है वो फ़ीस के रूप में लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 10,000 फ़ीस लगेगी। ठीक है, उसके बाद अगर A, B और C पॉइंट्स को छोड़ के अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर है तो वो 500 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। और अगर कोई पर्सन स्टे का डिमांड कर रहा है, मतलब स्टे के लिए अगर वो डिमांड करने के लिए अपनी एप्लीकेशन दायर कर रहा है, तो 500 रुपीज़ उसकी फ़ीस लगेगी। अब आगे आती है बात मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। ये प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लेना, कई बार ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 2-3 मार्क्स जैसे भी क्वेश्चन से स्प्लिट अप होते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। ठीक है, अब देखो जैसे पार्टीज़ होती हैं, असेसी ने कोई भी शिकायत है वो एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास उसने अपनी अपील फ़ाइल करी है, ठीक है, असेसी ने। तो अब क्या होता है, अपील फ़ाइल होने के बाद जो एपेलेट ट्राइब्यूनल होता है ना, वो असेसिंग ऑफिसर को एक नोटिस भेजता है कि आपने जो भी कार्रवाई की थी XYZ असेसी के ख़िलाफ़, उसने उस कार्रवाई के रिगार्डिंग ये अपील फ़ाइल की है और हमने उसकी अपील को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर जैसे ही उसको नोटिस मिलता है फ्रॉम एपेलेट ट्राइब्यूनल, उसके 3 दिनों के अंदर अंदर वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। क्रॉस ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, जैसे क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि जो भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उस शिकायत के खिलाफ जो उसके पॉइंट्स हैं, जो वो अपने फेवर में पॉइंट्स लिख सकता है,
या दे सकता है, वो 30 दिनों के अंदर अंदर उसने अपने क्रॉस ऑब्जेक्शंस जमा करवाने होते हैं टू एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये दोनों केसेस में होता है। अगर जो अपील है वो असेसिंग ऑफिसर द्वारा फाइल की गई होती है तो जो असेसी होता है उसको 30 दिनों के अंदर अंदर अपने क्रॉस ऑब्जेक्शंस देने होते हैं। और अगर असेसी ने शिकायत दर्ज करी है तो असेसिंग ऑफिसर को दे सकता है विद इन 30 डेज अपने क्रॉस ऑब्जेक्शंस। क्रॉस ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है कि जो भी बातें उसके खिलाफ कही गई हैं या जिस बातों के खिलाफ भी उसको लेकर केस फाइल किया गया है, वो अपने बचाव में क्या कह सकता है, मतलब अपने बचाव में जो वो बातें कह सकता है टू एपेलेट ट्राइब्यूनल, वो सारी लिख के उसने उसके पास जमा करवानी होती है एज क्रॉस ऑब्जेक्शंस। और जो भी क्रॉस ऑब्जेक्शंस हैं उन सारी क्रॉस ऑब्जेक्शंस को उसका रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा और उसको केस में कंसीडर किया जाएगा जब भी एपेलेट ट्राइब्यूनल अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया? राजदीप, रीतम, समझ आ गया? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पे लास्ट टॉपिक रह गया ये वाला सेक्शन 254, ऑर्डर्स ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल, कि एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर्स दे सकता है और उनको किस किस तरीके से एप्लीकेबल माना जाएगा। सबसे पहले बोलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में है कि जब भी एपेलेट ट्राइब्यूनल ने कोई भी डिसीजन अपना सुनाना है तो उसने दोनों पार्टीज़ को टाइम देना है बोलने का, मतलब दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद उसने अपना ऑर्डर सुनाना है। दूसरी बात, इसके पास भी 365 डेज़ का टाइम होता है। जैसे कमिश्नर के पास 365 डेज़ का टाइम होता है ना, 1 साल का, कि 1 साल के अंदर अंदर सारे उसने जो भी केस उसके पास आया है उसने निपटाना है। वैसे ही यहाँ पे होता है, एपेलेट ट्राइब्यूनल को 365 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि विद इन 365 डेज़ उसने डिसीजन देना है या केस को डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन वो 4 ईयर्स का टाइम, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसके पास केस फाइल होता है उससे आने वाले 4 ईयर्स तक भी इस टाइम पीरियड को वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, मतलब 4 ईयर्स से ऊपर नहीं जाना, लेकिन 4 ईयर्स तक वो टाइम ले सकता है इफ ही डीम्स फिट। और एपेलेट ट्राइब्यूनल के बाद जैसे उसके पास एक बार केस आ गया, केस की फ़ीस तो, अपील की फ़ीस तो उसके पास आ गई 1500 500 जैसा जो भी केस है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी लिटिगेशन चार्जेस उसने लेने होते हैं असेसी से या असेसिंग ऑफिसर से तो वो कितने भी ले सकता है एज ही डीम्स फिट। यहाँ पे लिखे ना पॉइंट नंबर 3 में, द कॉस्ट ऑफ एनी अपील टू द ट्राइब्यूनल शैल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ दैट ट्राइब्यूनल। जितने पैसे उसको लगता है ना कि मैंने यहाँ पे मुझे इतने देने चाहिए, असेसी मुझे इतने पे करेगा क्योंकि मैं जैसे मान लो असेसी गिल्टी पाया जाता है तो वो कह सकता है कि आपका टाइम, आपने हमारा इतना टाइम ख़राब किया तो आप मुझे इतने लिटिगेशन चार्जेस के रूप में आप मुझे इतने पैसे पे करेंगे या हमारी कोर्ट को इतने पैसे पे करेंगे। तो जैसे उसको लगता है ट्राइब्यूनल को वो उतने फीस ले सकता है या कॉस्ट ले सकता है। जो भी इसने ऑर्डर पास किया है तो इस ऑर्डर की कॉपी कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास भी जाएगी और जितनी भी इसमें पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके पास भी इसकी कॉपी जाएगी। और अगर उसने जो भी ऑर्डर पास किया है, जैसे ये पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने, पॉइंट नंबर 5, इसमें ये लिखा है कि अगर उसने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया लेकिन ऑर्डर पास करने के बाद ट्राइब्यूनल को लगता है कि मैंने जो ऑर्डर पास किया है वो गलत है या वो मैंने मिस्टेक, मतलब उसमें कोई मिस्टेक कर दी है, तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए उसके पास 6 मंथ्स का पीरियड होता है। 6 महीनों के अंदर अंदर जो भी उसने ऑर्डर पास किया है, अगर उसको लगता है कि कोई गलती है, अगर उसको लगता है कि कोई गलती है या असेसिंग ऑफिसर या असेसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि जो आपने ऑर्डर पास किया है उसमें आपने गलती की है, तो उनको पॉइंट उनकी उन्होंने जो पॉइंट पॉइंट आउट किया वो देख के अगर सच में ट्राइब्यूनल को लगता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है तो वो उस गलती को रेक्टिफाई कर सकता है विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आती है कि अगर मिस्टेक के रेक्टिफिकेशन के लिए जैसे असेसी ट्राइब्यूनल की नॉलेज में लाना चाहता है तो 50 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, वो उसको 50 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट करके ट्राइब्यूनल को वो कांटेक्ट कर सकता है कि आपने जो ऑर्डर पास किया वो गलत है या ये नए फैक्ट्स निकल के आए हैं। उसके बाद बात आती है कि पॉइंट नंबर 7, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज़ इसको एक बार और ध्यान से देखना। इफ़ नो पॉइंट ऑफ लॉ इज़ इन्वॉल्व इन द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल इट्स ऑर्डर्स आर फाइनल। समझ में आई बात? अगर वो जो भी उसने ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, इफ़ नो पॉइंट ऑफ लॉ इज़ इन्वॉल्व इन दैट, मतलब उसने कोई भी लॉ को बाईपास या सरपास करके अपने ऑर्डर को नहीं सुनाया है, उसका ऑर्डर जो है वो विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ है, तो उस केस में ट्राइब्यूनल का ऑर्डर जो है इट स्टैंड्स फाइनल, उसी के ऑर्डर को फाइनल माना जाएगा और वो
जो और जो असेसी है वो इसके बाद कहीं और अपील नहीं कर सकता. लेकिन अगर इफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन द ऑर्डर पास्ड बाय ट्राइब्यूनल, देन असेसी कैन मेक हिज अपील टू हाई कोर्ट. If the matter involves law or bypass or surpass of law, then and only then the appeal can be made to high court. Otherwise tribunals या appellate tribunals order stands final. जो भी उसने order दे दिया वही final माना जाएगा. assessee इसके आगे अपील नहीं कर सकता. ठीक है बेटा. अब अगर आप पूछ सकते हो, आपको कुछ अगर समझ नहीं आया, कोई पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज बाकी सारे इसका आगे वाला कंटिन्यू आप मंडे को करेंगे. अगर नहीं है तो आप लोग